गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी यूनिट सेकंड से है। ठीक है, हमने जो लास्ट आर्टिकल्स किए हैं वो सारे यूनिट थर्ड से थे। हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है और उन रिमेनिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अब, जो आपके क्लासरूम के अंदर रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में कुछ एक सेक्शंस में ये टॉपिक शायद हो गया हो, कुछ एक में नहीं। तो जिसमें हो गया है वेल एंड गुड है, जिसमें नहीं हुआ है तो हम कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये टॉपिक एकदम से अब आप जो है वापस से यूनिट सेकंड पर जा रहे हैं, और यूनिट सेकंड पर जाने का मतलब है कि आपको थोड़ी सी वो चीज़ें रिमाइंड करनी पड़ेंगी जो आपने बीच में छोड़ दी थी, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल था, ससेप्टेबिलिटी था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड से, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस? हमें ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जब है तो उसके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम्स कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इनकी वजह से, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से एटम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ी थी कि अगर किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उस वायर के क्रॉस। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी वजह से भी जो है वो एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। तो आज हमने यही देखना है कि एटम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हम सिर्फ एक ऐसा एटम ले रहे हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेट अस से दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और जब वो न्यूक्लियस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है। v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और किसी भी पॉइंट पर हम अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो उसके टेंजेंट से हमें पता चल जाती है। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है और उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, लेट अस कंसीडर नाउ कि जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो इट विल जस्ट बिहेव लाइक ए करंट लूप। तो वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, और जब वो करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो करंट जहां पर होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वी कैन से दैट इट हैज सम नेट डाइपोल मोमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन का मतलब करंट है, और करंट लूप जहां होगा तो वहां नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है सिर्फ। तो वही चीज़ हमारा एटम ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो लेट अस सी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन E मान लिया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m हम कंसीडर करके चल रहे हैं, और जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस r है। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक, और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट आपका क्या होता है Q/T। तो हमने इसको लिख दिया E/T। E एक तरीके से आपका चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जब E चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द टाइम? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, और इस T को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, क्योंकि एक पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करने में जो उसकी सरकमफ्रेंस है वो आपकी डिस्टेंस हो गई 2πr, और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो अगर हम इस I के अंदर T को पुट कर देते हैं तो I बिकम्स EV/2πr।
ठीक है, हमने इस टी को यहाँ पर पुट कर दिया है, इक्वेशन 1 बिकम्स। अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, क्योंकि वो करंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है करंट इनटू में एरिया, करंट इनटू एरिया। तो आई करंट है और ए एरिया है, और करंट की वैल्यू हमारे पास है ई वी 2πr, तो ई वी 2πr हमने पुट कर दिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप लोगों ने अब याद रख लेनी है हमेशा के लिए, आगे के लिए, कि जो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आएगी ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है बोहर मैग्नेटोन के अंदर चेंज करने वाले हैं। और बोहर की क्वांटाइजेशन ये कहती है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है NH अपॉन में 2π। ठीक है, बोहर क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH अपॉन 2π होती है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया mv इंटू आर, और ये किसके बराबर रख दिया, NH अपॉन में 2π के बराबर। यहाँ से हमने VR को निकाल लिया। अभी हमारे पास PM की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ, तो हमने VR यहाँ से ये VR इसमें से निकाल लेना है, M को इसके नीचे ले गए, NH अपॉन 2πm, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस VR को यहाँ पर पुट कर देना है, तो अब नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, PM ई VR की जगह हमने पुट कर दिया NH अपॉन 2πm और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज है। ठीक, तो हमने n को बाहर ले लिया, EH4πm कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को म्यू बी का हमने नाम दे दिया है। दैट म्यू बी इज नोन एज बोहर्स मैग्नेटोन, इसकी वैल्यू या इसका नाम बोहर मैग्नेटोन है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई और m को पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। कई बार ये इस नाम से भी आ जाता है, व्हाट इज बोहर्स मैग्नेटोन। तो जब भी आप बोहर्स मैग्नेटोन को रखेंगे तो जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पीछे आया था, इससे थोड़ा सा आगे चलना है, इस VR को हटाना है बस हमने। और VR को हटाने के लिए बोहर्स के क्वांटाइजेशन को, बोहर मैग्नेटोन से क्वांटाइजेशन याद रखो आप, ठीक है, वहाँ से हमने इसको पुट कर दिया और ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो गया है हमारा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल किसका, बोहर मैग्नेटोन का है। इट मीन्स एवरी एटम हैज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वी कैन से दैट एवरी एटम हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट, और उसकी वैल्यू हमारे पास PM से रिप्रेजेंट होगी। वैसे तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, PM EVR डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसको बोहर मैग्नेटोन के साथ लिखना है तो PM इज इक्वल टू N म्यू बी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटोन। ठीक, इसी से मिलता हुआ एक और आर्टिकल हमारे पास है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये एक रेशियो है, किस किस का रेशियो है, इट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमने अभी अभी निकाला है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, एंड एंगुलर मोमेंटम, ये इन दोनों का रेशियो है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि PM ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। PM की वैल्यू अभी मैंने आपको लिखी थी EVR डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, या इसको हम यहाँ EVR डिवाइडेड बाई 2, और L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। वी कैन राइट दिस वैल्यू एज M इंटू V इंटू R। तो यहाँ VR से VR कैंसिल हो गया और ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू आ गई E/2m। और अगर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखें तो 1.6 10⁻⁻19
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, तो वैल्यू इसकी आ गई 8.8 10 की पावर 10 सेकेंड पर टेस्ला। सो यू हैव टू बी रिमेंबर ऑल्सो दिस। तो एक हमारे पास ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो हो गया, एक हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि आपके वो थ्योरीज जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं। हमने जब ये चैप्टर शुरू करा था तो 3 तरह के सब्सटेंस को डिस्कस किया था। बाय डेफिनेशन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और आपका है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डाया, पैरा और फेरो। अब हमने इन तीनों को ये देखना है कि कोई सब्सटेंस, जैसे मान लिया ये सब्सटेंस हमें दे दिया, तो ये डाया है या ये पैरा है या ये फेरो क्यों है, इन तीनों को हमने डिटेल में स्टडी करना है कि डायामैग्नेटिक के पीछे क्या थ्योरी है, पैरा के पीछे क्या और फेरो के पीछे क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, डाया की और पैरा की, एग्जाम में आते हैं ये दोनों। तो आज डायामैग्नेटिक को देख लेते हैं। डायामैग्नेटिक लैंगविंस ने इन थ्योरीज को दिया था, तो कई बार ये लैंगविंस थ्योरी के नाम से भी आ जाती हैं, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये उसी पर बेस्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज हो गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पर बेस होगी ये थ्योरी भी हमारी। जो अभी अभी हमने एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था, उसी तरीके से इसको भी हम फॉलो आउट करेंगे। तो लैंगविन ये कहता है, अभी अभी हमने पढ़ा सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी सब्सटेंस ले लो चाहे, तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और उस इलेक्ट्रॉन होगा तो मोशन होगा, और मोशन होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। हर एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब आप ये कहेंगे जब सभी एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि लैंगविन ने ये कहा कि जो वेक्टर सम है ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उन सब का वेक्टर सम 0 होता है। यानी कोई नॉर्थ में होगा, कोई साउथ में होगा, कोई ईस्ट में होगा, कोई वेस्ट में होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, यानी दोनों सभी आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, और इस वजह से नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सब्सटेंस के लिए 0 बनेगा, वो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसमें हमारे पास डायामैग्नेटिज्म कैसे आता है। तो डायामैग्नेटिक आप सभी को पता है वो होते हैं जो वीकली रिपेल होते हैं। तो हमने अभी ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो वो नीचे होना चाहिए, अगर वो लेफ्ट में है तो वो राइट में होना चाहिए, ताकि वो वीकली उससे रिपेल हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं वही कंडीशन, हमारे पास एक एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन में है न्यूक्लियस के अराउंड, और जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस r है, और किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है। ये आपका z हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका x डायरेक्शन हो गया। ठीक है, z मैंने ऊपर लिया है, y इधर लिया है, x इधर लिया है। तो हमें ये पता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और उसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी EVR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और लेट अस से मान लेते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो z के अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लिया हमने z ऊपर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? नीचे की तरफ, और इसीलिए मैंने इसको लिख दिया माइनस यूनिट वेक्टर के। Here negative sign means direction is just opposite to z। ठीक है, माइनस के साथ है ये, क्योंकि x का तो होता है i, y का होता है j, और z का होता है यूनिट वेक्टर k। तो k के जस्ट अपोजिट माइनस हमने इसको कंसिडर कर लिया। और सर्कुलर मोशन है तो हम वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी को यूज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा,
तो हमने v को हटा दिया यहाँ से और ये वैल्यू आ गई e ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यूनिट वेक्टर के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ गई है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच ऑर्बिट। तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब का जो है मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो वेक्टर सम होगा हर एक ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है और इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये जो मोशन है ये आपका सर्कुलर पाथ का मोशन है और सर्कुलर पाथ का मोशन हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? इट इज़ द कूलम्ब फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्ब का फोर्स है उसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू mv²/r। यानी जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता किसकी वजह से है? कूलम्ब फोर्स की वजह से, जो किस किस के बीच में है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू mv²/r। v को दोबारा से हटा देते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है z की डायरेक्शन में। लेट अस से वी हैव अप्लाइड नाउ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ z, ये b हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी b की डायरेक्शन z की डायरेक्शन के साथ है। तो हमने जो है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। और जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड z की डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है तब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास आप सभी जानते हैं F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज पार्टिकल को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? FM दिस इज इक्वल टू -EV×B, -E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको वेक्टर्स में लें या मैग्नीट्यूड में लें तो वेक्टर हटा देते हैं, FM E माइनस हटा दिया हमने, अब मैग्नीट्यूड नहीं ले, हम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो EVB sin थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द V है। ठीक है, ये अभी क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसे ये डायरेक्शन हो सकती है आपकी V की में भी। ठीक है, V की ये डायरेक्शन, जो जहाँ जिस डायरेक्शन में आपका पेन है वो डायरेक्शन आपकी V की हो सकती है। तो B इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो V और B के बीच में sin 90, V को दोबारा से हटा देते हैं, r ओमेगा, 90 की वैल्यू 1 हो गई sin 90। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से है, यानी कि अगर आप देखें ध्यान से डायग्राम को तो ये हमारे पास डायग्राम था, दिस इज z, x एंड y, ये सर्कुलर पाथ हो गया हमारे पास। तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड B को हमने z की डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और इसकी वजह से जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू ये आ गई। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये टुवार्ड्स द सेंटर है। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो भी कहाँ था? टुवार्ड्स द सेंटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा था सेंटर की तरफ, एक और फोर्स लग गया सेंटर की तरफ। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। तो टोटल फोर्स अब उसके ऊपर लग गया mr ओमेगा स्क्वायर प्लस ER ओमेगा डी। और ये दोनों फोर्स कहाँ पर लग रहे हैं? ये दोनों फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लग रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया दो ही काम हो सकते हैं। एक तो पहला ये
कि जब ज़्यादा फोर्स, पहले नेचुरली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ऑर्बिट में, लेकिन अब उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो या तो वो अपना पाथ छोड़ करके नीचे वाले ऑर्बिट में चला जाए, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है उसी ऑर्बिट में रहे और उसकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि आप देखते हैं, एक वायर ले लो, एक तार ले लो, और उस तार के अंदर हम छोटा सा एक बॉल डाल देते हैं, छोटा सा बॉल। अगर उस बॉल को आप सेंटर की तरफ धकेलोगे तो वो सेंटर की तरफ जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, अपना पाथ की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देगा, पाथ की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज इसमें भी होगा। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस स्लाइटली ग्रेटर इनवर्ड फोर्स, किसकी वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या तो इस फोर्स को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस के नजदीक आ सकता है, या फिर फास्टर मूव कर सकता है उसी ऑर्बिट के अंदर। दो काम हो सकते हैं, या तो वो न्यूक्लियस के नजदीक चला जाए, उसको धक्का लगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, या फिर उसी ऑर्बिट में मूव करता चला जाए। लेकिन क्वांटम लॉ ये कहता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ता, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा तो इसी ऑर्बिट में रहते हुए वो अपना पाथ की स्पीड बढ़ा देगा, और जब वो पाथ की स्पीड बढ़ा देगा तो हम मान लेते हैं उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो गई ओमेगा प्लस डेल ओमेगा। पहले ओमेगा थी एंगुलर वेलोसिटी, अब चेंज हो गई थोड़ी सी, डेल ओमेगा हो गई। तो नया सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा अब उसके ऊपर, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा। तो अब ये टोटल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, दोनों फोर्स मिला करके ये बन गए हैं हमारे पास, और दोनों फोर्स मिला करके ये बन गए हैं, तो इस F की जगह हम ये रख देते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 4 में एम आर ओमेगा प्लस डेल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई आर ओमेगा बी, यहाँ से ये दोनों एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म एज इट इज। एम आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर डेल ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा ओमेगा डेल ओमेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। और क्योंकि जो चेंज आया है वो डेल्टा ओमेगा में है, तो दैट चेंज इज वेरी स्मॉल चेंज। तो अगर हम उस स्मॉल का स्केयर करेंगे तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस डेल ओमेगा, सिंस डेल ओमेगा इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा स्केयर। तो ये टर्म खत्म हो गई यहाँ से, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमें डेल ओमेगा को निकालना है, तो बाकी सारी के सारी टर्म उसके नीचे ले गए, ठीक है। जैसे उसके नीचे ले गए, आर से आर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो जो चेंज आया है एंगुलर वेलोसिटी में वो हमें पता चल गया कितना चेंज आया है। दैट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। पहले ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जितना चेंज आया वो है डेल ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ई बी टू एम, ठीक है। तो जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, इसको एक तरीके से लार्मोर फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं, लार्मोर एंगुलर वेलोसिटी। अगर कई बार लार्मोर एंगुलर वेलोसिटी या लार्मोर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए तो ये यही चीज है। तो अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ओमेगा आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या आ गया, ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा, ठीक है। डायरेक्शन वही, यूनिट वेक्टर के माइनस में के अपोजिट। अब ये तो है नया, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया उसके बाद जो वैल्यू आई है, और जो हमारा पुराना था, ठीक है, उसको हमें पता है, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद और उससे पहले जो डिफरेंस था वो कितना आया है। सो द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चेंज आया उसको हमने लिख दिया डेल्टा से, नए में से पुराने को माइनस कर दिया, पी एम डैश माइनस पी एम। तो ये नया है माइनस ई ओमेगा प्लस डेल ओमेगा अपॉन 2 आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर के, माइनस माइनस प्लस हो गए, ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ई बाई 2 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसिल आउट यूनिट वेक्टर के, दिस इज द चेंज।
ठीक है। अब ये डेल ओमेगा की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, हमारे पास आई थी वैल्यू, तो डेल ओमेगा की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -e² r² b अपॉन में 4m, और अगर हम इसको वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा पी एम दैट इज इक्वल टू -e² r² b वेक्टर 4m। और अब देखो यहाँ मैंने इस k को हटा दिया है, ठीक है, और b के ऊपर वेक्टर लगा दिया है, यानी b जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दिस इक्वेशन शोज दैट जो चेंज आया है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, जेड की डायरेक्शन में ये था, और जो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आया है वो अपोजिट बी के माइनस में है, अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जब अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है सो वी कैन से दैट सबस्टेंस इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये वो सबस्टेंस होते हैं जो रिपेल होते हैं, और मैथमेटिकली इस इक्वेशन से ये बात प्रूव हो गई, या हमने इसको प्रूव कर दिया कि बी के अपोजिट डायरेक्शन में चेंज को शो हो रहा है, और जब बी के अपोजिट डायरेक्शन में है सो वी कैन से द सबस्टेंस इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्योंकि डेल्टा पी एम है ये, तो डेल्टा पी एम की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, तो ये दीज आर वीकली रिपेल्ड और वी कैन से फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वीकली रिपेल्ड होते हैं ये हमारे। अब बात आती है कि अगर बाय चांस डायामैग्नेटिज्म को हम दो वेक्टर के थ्रू प्रूफ करें, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो हमें पता है कि वो ऊपर नीचे की तरफ होगा अपोजिट टू द फील्ड, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है तो इसका ऊपर की तरफ हो सकता है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि वो जो है इनके मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट में होंगे क्योंकि इनकी जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहें कि जो ऑर्बिट सेम है लगभग, दोनों लगभग नहीं सेम ही है, ठीक है, सेम ऑर्बिट में है, एक क्लॉकवाइज में है और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, डेल्टा पी एम एक के अंदर, ठीक है, और दूसरे के अंदर भी हम उसकी वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, वो भी क्या आएगा, डेल्टा पी एम आएगा। अब क्योंकि ये जेड की डायरेक्शन में है, यानी ये किस डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है, और ये बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वाले में से इसको माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने लिख दिया एक का है डेल्टा पी एम यानी कि ये वाला, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, और ये पहले ही अपोजिट डायरेक्शन में है, पहले ही अपोजिट है तो माइनस के डेल्टा पी एम, ये वैल्यू आ गई, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 2 डेल्टा पी एम, और डेल्टा पी एम हम ये पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि इस पी एम की वैल्यू माइनस में है, तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक है, उनका जो चेंज आया है वो पी एम डेल्टा पी एम की टर्म्स में आया है, और डेल्टा पी एम का मतलब ये है कि माइनस, या पी एम की वैल्यू जो है वो माइनस में है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, और जब अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों वो सारे के सारे जो हैं डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, या यूँ कह सकते हैं हम कि वो उनका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहने वाला है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है सो वी कैन से दैट दीज आर नोन एज डायामैग्नेटिज्म सब्सटेंस, ठीक है, तो ये भी आपने उसके साथ लिख लेना है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, डायामैग्नेटिक थ्योरी क्या है, तो इसको आपने, ठीक है, नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करते रहें, किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिए। थैंक यू।